Hello, good morning everybody. Today I am going to teach you the topic Shuklagat Rog in the series of ongoing video lectures of शलाक्य तंत्र। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि शुक्लगत रोग 11 है, अष्टांग हृदय ने 13 शुक्लगत रोग माने हैं। इसमें हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो एक तो ये 11 रोग जो सुश्रुत ने माने वो उनके नाम, अष्टांग हृदय के 13 जो शुक्लगत रोग हैं उनके नाम, साथ में ही हम पढ़ेंगे इनका संक्षिप्त परिचय शुक्लगत रोगों का, जिसमें रोग, उनका दोष, आधुनिक नाम और चिकित्सा। और साथ में ही हम जो टॉपिक पढ़ेंगे आज वो है अर्म, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो 5 प्रकार का अर्म, उनके लक्षण और चिकित्सा। अर्म की चिकित्सा जो है वो छेदन कर बताई गई है। तो ये छेदन शस्त्र व्याधि है जिसका उत्तर तंत्र के 15वें अध्याय में पूरे डिटेल में वर्णन किया गया है, तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट व्याधि है, अर्म एक इम्पॉर्टेंट व्याधि है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ना, सुनना और याद करना। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो आज का टॉपिक जो है वो हमारा शुक्लगत रोग है। तो इसमें आचार्य सुश्रुत ने जो शुक्लगत रोगों के नामों का वर्णन किया हुआ है प्रस्तारी, शुक्ल, क्षतज, अधिमासज, स्नायु संज्ञा, पंचरोगा, खलु पंचरोगा, सयोज शुक्तिका च अर्जुन पिष्टको च जालम सिरणाम पिड़काच या सयो रोगा ब्लास्कृति सर्द में एका दशाक्षणों खलु शुक्ल भागे। अर्थात 5 प्रकार के अर्म, प्रस्तारीयरम, शुक्लरम, क्षतजरम, अधिमासजरम, स्नायुरम, ये 5 प्रकार के अर्म होते हैं। इसके अलावा शुक्तिका, अर्जुन, पिष्टक, सिराजाल, सिरापीड़िका और ब्लास्कृति, ये अन्य रोग हैं। तो कुल मिलाकर आचार्य सुश्रुत ने 11 शुक्लगत रोगों का वर्णन किया है। तो 5 प्रकार के अर्म, प्रस्तारीयरम, शुक्लरम, क्षतजरम, अधिमासरम, स्नायुरम, शुक्तिका, अर्जुन, पिष्टक, सिराजाल, सिरापीड़िका, ब्लास्कृति। ये एकादश रोग नेत्र के शुक्ल भाग में होते हैं। शुक्ल भाग कौन सा है ये आपको पता है। स्क्लेरा और जो कंजक्टाइवा है उसको हम कंजक्टाइवा में भी बल्बर कंजक्टाइवा जो है उनको हम शुक्ल भाग लेते हैं। नेत्र का शुक्ल भाग जो है माना जाता है, शुक्ल मंडल माना जाता है। अष्टांग हृदय के अनुसार 13 शुक्लगत रोग है। शुक्तिका रोग, शुक्लर्म रोग, ब्लास्टग्रथित रोग, पिष्टक रोग, सुरुत्पात रोग, सिराहर्ष रोग, सिराजाल रोग, श्रोणितर्म रोग, अर्जुन रोग, प्रस्तारीयर्म रोग, स्नायुर्म रोग, अजिमासर्म रोग और सिरापीड़िका रोग। तो यहाँ जो कहने वाली बात, जो समझाने वाली बात है कि इसमें सिरोत्पात और सिराप्रहर्ष रोगों का वर्णन आचार्य अष्टांग हृदय ने जो है वो शुक्लगत रोगों में किया है, जबकि इनका वर्णन आचार्य सुश्रुत ने सर्वगत रोगों में किया है। तो इनका सामान्य परिचय हम देते हैं रोगों का। क्रमांक, रोग, आधुनिक नाम, दोष और चिकित्सा। तो प्रस्तारीयरम, शुक्लरम, लोहितरम, स्नायुरम और अधिमासजरम, इन 5 को हम मॉडर्न के अकॉर्डिंगली टेरिशियम लेते हैं।
प्रस्तारी अर्म में जो दोष है वो सन्निपातज है और इसकी चिकित्सा छेदन कर्म है। तो पांचों प्रकार के अर्म, प्रस्तारी, शुक्लारम, लोहितरम, स्नायवम और अधिमासज अर्म की चिकित्सा जो है वो छेदन कर्म है। तो इनकी चिकित्सा को एक समान बताया गया उत्तर तंत्र के 15वें अध्याय में। उसके बाद अगला जो रोग है वो शुक्ति का है। इसको मॉडर्न में हम लेते हैं जीरोसिस ऑफ कंजक्टिवा। इसमें पित्तस दोष और ये अशस्त्रकृत औषधसाध्य व्याधि है। अगली व्याधि जो है अर्जुन है, इसको हम मॉडर्न में सब कंजक्टिवा हेमरेज लेते हैं। इसमें दोष रक्तज है और ये भी अशस्त्रकृत औषधसाध्य व्याधि है। अगर रोग पिष्टक है, इसको मॉडर्न में हम पिंगिक्यूला से कंपेयर करते हैं। इसमें दोष कफज और ये भी अशस्त्रकृत औषधसाध्य व्याधि है। उसके पश्चात जो रोग आता है वो है सिराजार, जिसको मॉडर्न में हम स्क्लेराइटिस से कंपेयर करते हैं। इसमें दोष रक्तज है और इसमें चिकित्सा जो छेदन कर्म है। अगला रोग सिरा पीड़िका है, इसको हम एपिस्क्लेराइटिस से कंपेयर करते हैं। इसमें दोष सन्निपातज है और इसमें छेदन कर्म करते हैं। 11वां रोग जो है ब्लादकृत है, इसको मॉडर्न में हम सिस्ट ऑफ कंजक्टिवा कहते हैं। इसमें कफज दोष ये अशस्त्रकृत औषधसाध्य व्याधि है। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि 11 प्रकार के जो सुपुरुष संहिता में शुक्लगत रोग माने, उनमें 5 प्रकार के तो छेदन कर्म साध्य व्याधि है और बाकी सारी जो है 6 प्रकार की व्याधियां जो है वो अशस्त्रकृत औषधसाध्य व्याधि या फिर छेदन कर्म साध्य सिराजार और सिरा पीड़िका। तो 7 व्याधियां जो है इसमें जो है वो छेदन कर्म करते हैं और 4 व्याधियों में जो है वो ये औषधसाध्य व्याधियां हैं। आगे चलते हैं। सबसे पहले है प्रस्तारी अर्म। इसका लक्षण है प्रस्तारी प्रतिथम्यम शुक्ल भागे विस्तीर्णम तनु रुधिर प्रभवम सनीलम, अर्थात नेत्र के शुक्ल भाग में प्रसरणशील तथा कुछ पतली रक्त के समान लाल वर्ण तथा कुछ नील वर्ण की गांठ या रेखा जैसी रचना को प्रस्तारी अर्म कहते हैं। तो ये प्रसरणशील होती है, पतली होती है, रक्त के समान लाल वर्ण या कुछ नील वर्ण की गांठ जैसी या रेखा जैसी रचना होती है। अगला रोग जो है वो शुक्लारम। इसका लक्षण है शुक्लाख्यम मृदु कत्यंती शुक्ल भागे श्वेतम सम्मी वर्धते चिरम, अर्थात नेत्र के शुक्ल भाग में मृदु श्वेत तथा समांतर में धीरे धीरे बढ़ने वाली ग्रंथि या रेखा सी रचना को शुक्लारम कहते हैं। अगली व्याधि जो है वो लोहितरम। इसका लक्षण योनिमासम पश्चिम उपैधि शुक्ल भागे पद्वारम तदुदिशंति लोहितरम, अर्थात नेत्र के शुक्ल भाग के मांस में लाल कमल के समान वर्ण की उत्पन्न मांसवृद्धि को लोहितरम कहते हैं। तो ये एक प्रकार की मांसवृद्धि है जो नेत्र के शुक्ल भाग में उत्पन्न होती है और जो लाल कमल के समान वर्ण में होती है। अगली व्याधि जो है अधिमांसजर्म। इसका लक्षण है विस्तीर्ण मृदु वरम यत् प्रकाशम श्यामवत अधिक मांसजर्म विद्या, अर्थात नेत्र के श्वेत भाग में यकृत के समान वर्ण का मुलायम, मोटा, विस्तीर्ण और श्यावर्ण की रचना को अधिमांसजर्म कहते हैं। अगली व्याधि जो है स्नायुविनम। इसका लक्षण है शुक्ल यत् पिच्छित्यं पैति वृद्धि में एतत् स्नायुवर मध्य अभिबड़ी पठितम क्रम पांडु, अर्थात नेत्र के शुक्ल भाग के मांस में खुरदुरी तथा पांडुवर्ण की उत्पन्न वृद्धि को स्नायुर्म कहते हैं। फिर हम ये 5 प्रकार के अर्म की चिकित्सा पे आते हैं। जैसा पहले बता चुका हूँ, इसकी चिकित्सा जो है उत्तर तंत्र के 15वें अध्याय में वर्णित है और इसमें छेदन क्रम बताया गया है जिसका कि विस्तार से वर्णन किया गया है। तो इसके पूर्व क्रम अर्म चिकित्सा का पूर्व क्रम में जो है सबसे पहले है स्निग्धम भुक्तवतो
अन्यम उपविष्टस्य यत्नतः सरोप्यतु नयनम विष्णुचूर्णस्तु रावण। अर्थात प्रथम रोगी को स्निग्ध भोजन कराना चाहिए अथवा प्रथम रात्रि में स्नेहपान करा के दूसरे दिन भोजन कराकर उसे यत्न पूर्वक बिठावे जिससे उसको कोई बाधा प्रतीत ना हो। फिर चिकित्सक महीन लावणिक चूर्ण को आंख में अंजन विधि से लगाकर नेत्र को संरोषित करे। तो लावणिक चूर्ण लगाने से नेत्र में जो संरोषित क्रिया की जाती है, ये तो पूर्व क्रम था, आ गया है अर्म का प्रधान कर्म। अर्म के प्रधान कर्म में बोला है ततः संरोषितम चूर्णम सुस्निग्धम परिघटितम अर्म यत्र बलियादम तत्र तल याद विष्णु अपांग प्रेक्षणमाणस्य बड़िजेन समाहितः मुचंड्याध्याय मेधावी सूचि सूत्रेण वा पुनः। उक्त लावणिक जो लावणिक चूर्ण के प्रयोग से संरोषित अर्म प्रदेश का स्वेदन करना चाहिए। तो ये जो संरोषित अर्म है उसको उसके पश्चात स्वेदन कर्म, स्वेदन के बाद उस स्थान का परिघटन करना चाहिए। जिस स्थान पर हमें बलि पड़ जाए वहां पर बड़िश यंत्र लगाना चाहिए। बड़िश का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, बड़िश को हम मॉडर्न में हुक से कंपेयर करते हैं। आगे इसके शस्त्र कर्म में बोला गया है फिर रोगी को अपांग की ओर देखने को कहें तथा वैद्य या चिकित्सक रोगी के सामने बैठकर मुचुंडी, मुचुंडी का मतलब होता है फॉसर से उस फूल अर्म को पकड़कर ऊंचा उठावे अथवा सुई में डोरा पिरोकर उस अर्म के नीचे डालकर ऊपर उठाएं। आगे इसी शस्त्र कर्म में बताया है न चो तथा प्रियता श्रुपम कार्यम योनतम सुतत शास्त्र बाधावया चस्य वर्तमनि ग्राह्ये दृष्टिरम तत्र प्रस्थिलीभूतम त्रिवीरे विलंबितम लिखने में मंडलाग्रेण परिशोधिये। अर्थात वैद्य अर्म को आहिस्ता से ऊपर उठावे, प्रमादवश शीघ्रता नहीं करे अन्यथा अर्म के टूटने का भय रहता है। रुकने के ऊपर तथा वाक्य वर्तन को अच्छी प्रकार दृढ़ता से पकड़े रहना चाहिए अन्यथा शस्त्रकर्म करते समय शस्त्र चलाने में बाधा आती है अथवा वर्तन के कटने का भय हो सकता है। तो अर्म को जब ऊपर उठाना है तो उसको दृढ़ता से पकड़ के रखना है ताकि शस्त्र चलाने में कोई बाधा नहीं हो। इस तरह नेत्र गोलक से स्थिर हुए अर्म को 3 बड़िशों से, बड़िश मीन्स मैंने पहले बताया हुक से पकड़कर ऊंचा उठा के तीक्ष्ण मंडलाग्र शस्त्र से काट देना चाहिए। तो मंडलाग्र शस्त्र जो है वो सर्कुलर नाइफ। तो यहाँ हमने 3 इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग किया है। एक तो बड़िश जिसका मतलब हुक, मुचंडी जो मतलब फॉर्सेप्स और मंडलाग्र शस्त्र यानी कि सर्कुलर नाइफ। फिर बोला गया है इसकी चिकित्सा के संबंध में, शस्त्र चिकित्सा के संबंध में विमुक्तम सर्वोच्च अपि कृष्ण शुक्ल मंडलात् नीत्वा कनिको पांतम शिंध्या नाति कनिकम चतुर्भाग सते पामासे नाक्षी व्याप्ति नृष्यति कनिक वदा दश्रम नाड़ीभ्या उपाच्यते एनच छेदात् पुनर्विधिं शीघ्रम एव वादि गच्छति। अर्थात कृष्ण मंडल तथा शुक्र मंडल एवं अन्य सर्व भाग से जब यह मुक्त हो जाए तब उसे कनिनिका की ओर लाकर कनिनिका का अतिक्रमण न करते हुए अर्थात इसे बचाते हुए काट दें। तो इसको कनिना की ओर लाकर काटना चाहिए। अर्म को काटते समय उसका चौथाई मांसल भाग नेत्र गोलक पर लगा रहने देना चाहिए। ऐसा क्यों है इसका वर्णन आगे बताया गया है। ऐसा करने से नेत्र में या दर्शन शक्ति में कोई नई व्याप्ति नहीं होती है। कनिनक का वध होने से अस्त्र की स्थिति होती है अथवा नेत्र नाड़ी रोग हो जाता है एवं हीन से पुनः अवशिष्ट अर्म शीघ्र बढ़ जाता है। तो ना अधिक ना कम चतुर्थांश छोड़कर अर्म को काटना चाहिए। यहाँ पे नेत्र नाड़ी वर्ड आया है, इसका मतलब नेत्रस्राव।
जो कि हमने संधिगत रोगों में पढ़ा था, जो कि 4 प्रकार का होता है। अर्म लब्ध्यो व्यापी तद अपि मार्ज्यम लंबितम छिंदादे शस्त्रेण वर्तम शुक्लम अमाक्षितम। अर्थात जो अर्म तस्य पकड़ने के जाल के समान नेत्र गोलक पर फैला हुआ हो तथा वर्तमान शुक्ल प्रदेश के पास तक स्थित हो, उसे भी लावणिक चूर्ण प्रक्षेप से प्रक्षेपित कर बड़े श्याम चुंडी से पकड़कर मुझे उठाकर मुंडला के शस्त्र से काट दें। तो चतुर्थांश जो है वो शेष रहने देना चाहिए अर्म का, बाकी भाग को काटना चाहिए। फिर पश्चात क्रम प्रतिसान्मक्षणोस्तु तत्कारमानन्तरं यावनलस्य चूर्णे त्रिकटो लवणस्य च। प्रतिसात्कार में बोला गया है कि अर्म का पूर्णतः छेदन करने के पश्चात एवक्षा सोंठ मरीच पिपली और लवण उनके चूर्ण से नेत्र का छिन्नरम के स्थान का प्रतिसारण करें। तो प्रतिसारण करने का वर्णन किया है, उसके लिए योग दे रखे हैं ऊपर, जैसे अक्षार सोन मरीच पिपली और लवण इनका चूर्ण। फिर कहा बोला गया है आचार्य द्वारा स्वदित्वा तत्व प्रक्षाद अधिनियात कुशलो विषय दोस्तु बल कालज्ञ स्नेहम दत्वा यथाहितम। अर्थात प्रसाद नेत्र का स्वेदन कर कुशल वैद वहां पर कवलिका रखकर पटवंदन कर दे। यहाँ पर वर्ण वंदन में दोष ऋतु रोगे के बल और काल का ज्ञाता इनका पूर्ण उपचार करता हुआ जैसा हितकारक हो वैसे स्नेह को लगाकर वृण के समान उपचार करें। आगे बोला गया व्रणवत् संविधानम तु तस्य क्रियादतः परम त्याहन मुक्त्वा कर स्वेदम दत्वा शोधनम आचरेत। अर्थात 3 दिन के बाद पट्टी खोलकर हाथों को गर्म करके उन्हें रुग्ण के नेत्र पर रखकर स्वेदन करें तथा शोधन रूप चिकित्सा करें। तत्पश्चात कंच बीज अम्लक मधुकय साधितम पेय हितम माशोत्तम शूले विरह क्षाद संयोनम। अर्म की उपद्रव चिकित्सा के विषय में बोला गया यदि अर्म छेदन के पश्चात नेत्र में शूल होता हो तो करंज बीज आंवला और मुलठी इनके कल्क और कषाय से सिद्ध किया हुआ दूध देकर उसमें मधु का प्रक्षेप देकर उसे दिन में 2 बार नेत्र का आशोधन करना चाहिए। अगर अर्म के पश्चात शूल हो तो उसके लिए शूलहर प्रलेप का प्रयोग बताया है, जिसमें बोला मधु को उत्पल किंजलक दूर्वा कल्केश मूर्धनि प्रलेप सगृत शीतल पृष्ठ प्रशस्यते। उक्त आशोधन के साथ साथ मलठी कमल केशर और दूर्वा इन्हें दुग्ध के साथ पीसकर मिश्रित कर सिर पर या नेत्र पर उससे प्रलेप करने से शूल नष्ट होता है। और अगर अर्मशेष रह जाए तो अर्मशेष चिकित्सा में बोला गया लेख्यांजन पहरे धर्म शेषम व वैद्यदि। यदि अर्म का कुछ भाग बच जाए तो उसे लेख्यांजन लगाकर नष्ट करना चाहिए। यदि अर्म में शुक्र की उत्पत्ति हो जाती तो उसकी चिकित्सा के बारे में बोला है अर्म च अल्पम दधिनिवम नीलम रक्तमथापि वा दूसरम तनु यचपि शुक्र तत्पचारे। यानी कि जो अर्म छोटा वर्ण में दही के समान श्वेत अथवा नीला या लाल हो किंवा दूसरे वर्ण का हो एवं पतले स्तर का हो उसकी शुक्र की भांति चिकित्सा करनी चाहिए। आगे बोला आचार्य द्वारा चर्मार्मम बलम स्नायु मास घनावितम क्षेत्रमेव तदर्म से कृष्ण मंडला अर्थात जो चर्म के समान मोटा तथा स्नायु और मांस के घने भाग से आवृत हो एवं जो अर्म कृष्ण मंडल तक पहुंच गया हो उस अर्म का अवश्य छेदन करें। सम्यक अर्म का लक्षण के विषय में जा रहे कहते हैं विशुद्ध वर्ण मक्लिष्टम क्रिया स्वक्षी गत्लम छिन्ने अर्मणि भवेत् सम्यक यथा स्वम अनुप्रद्रवम। अर्थात अर्म को ठीक तरह से छेदन होने पर
नेत्र गोलक का वर्ण विशुद्ध हो जाता है। नेत्र अपने संकोच, प्रसार, अवलोकन आदि क्रियाओं में क्लेश रहित हो जाता है। नेत्र की ग्लानि दूर हो जाती है एवं अन्य शूल, शोध, पाक आदि द्रव उत्पन्न नहीं होते हैं। तो धन्यवाद। इस प्रकार से अर्म की शस्त्र चिकित्सा का वर्णन यहाँ समाप्त होता है। तो अर्म का नामकरण, उनका आधुनिक नाम, चिकित्सा, दोष, अर्म में जो शस्त्र कर्म, उसके पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म का यहाँ वर्णन आचार्य शिक्षक द्वारा कर चुके हैं। तो ये अर्म इम्पोर्टेंट व्याधि है। जैसा कि आपको मैंने पहले बता चुका हूँ कि एक उपशम को, जो कि वर्तमान साध्य व्याधि है, अर्म जो कि शुक्ल साध्य व्याधि, और एक कफजिह्वा जो दृष्टिगत साध्य व्याधि है। इनके शस्त्र कर्म का उल्लेख आचार्य ने पूरा विस्तार से किया है। तो इनमें से एक ना एक क्वेश्चन, एक से या दो भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जरूर आते हैं। तो धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। आपका दिन शुभ हो। मैं जल्दी नया टॉपिक लेके आपके पास प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार, स्वीकार करें। थैंक यू। तो इस प्रकार से यहाँ अर्म की चिकित्सा का उल्लेख हो चुका है। तो इसको मॉडर्न में हम टेरिजियम कहते हैं। तो इसका जो अगला टॉपिक हमारा रहेगा वो टेरिजियम रहेगा। तो आई होप कि अर्म का जो शस्त्र कर्म है आपको समझ में आ गया होगा। उसमें 3 शस्त्र या यंत्रों का उपयोग करते हैं, वो भी आपको पता चल गया होगा। मॉडर्न नेम्स का पता लग गया होगा। आचार्य सुश्रुत के द्वारा 11 और आचार्य भागवत के अनुसार 13 सुश्रुत जो है शुक्ल का वर्णन किया गया। तो इसके साथ ही लेक्चर समाप्त करने का आगे धन्यवाद।